Dear students, you all are welcome to my YouTube channel Physics Classes by VK Rai. गुड मॉर्निंग। आज हम बताने जा रहे हैं SI यूनिट का डिफिनीसन। हल्की डिफिनीसन तो हम इससे पहले वाला वीडियो में बता दिए थे, समझा दिए थे, लेकिन लिखवाए नहीं थे। तो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको समझा दे रहे हैं फिर से। आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी पर नोट कर लेना। पहला है मीटर। व्हाट इज मीटर? तो मीटर किसको कहते हैं? क्रेप्टन 86 गैस, जो कि इनर्ट गैस है, इससे भरे हुए डिस्चार्ज ट्यूब मरकरी को कहा जाता है, जो कि हम लोग घर में जलाते हैं उसको लाइट के लिए। तो उसमें अगर क्रेप्टन 86 गैस भरा हुआ हो और उसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, मतलब कि उसके एक एनोड को एक जो एनोड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से और जो कैथोड है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं बैटरी के, तो उससे ऑरेंज रेड कलर का लाइट निकलने लगता है। उस लाइट का जो वेवलेंथ होता है, उस वेवलेंथ के इतना टाइम्स जो लेंथ होगा उसको 1 मीटर कहते हैं। लिखा हुआ है 16,50,763.73 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड कलर्ड लाइट emitted by the electric discharge of discharge tube filled with Krypton 86 gas is called 1 meter. दूसरा है, सेकंड है किलोग्राम। किलोग्राम किसको कहते हैं? व्हाट इज किलोग्राम? तो ट्रिपल पॉइंट पर 1 क्यूबिक डेसीमीटर प्योर वाटर का जो मास होता है उसको 1 किलोग्राम कहते हैं। अब सवाल है कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जिस टेम्परेचर पर वाटर अपने तीनों फॉर्म में एक साथ रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे फ्रिज में वाटर भी होता है, गैस अर्थात वेपर भी होता है, और उसमें क्या होता है? सॉलिड के रूप में आइस होता है। ठीक है, तीनों फॉर्म होता है। या फिर पहाड़ की ऊंचाई पर ये देखने को मिलेगा। तो उस समय जो टेम्परेचर होता है उसको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। जब तीनों फेज में मौजूद हो वाटर, तो यह टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273.16 केल्विन। इसी टेम्परेचर पर 1 क्यूबिक डेसीमीटर जो वाटर होता है उसका जो मास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 kg। ये लिखा हुआ है, मास ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ प्योर वाटर एट इट्स ट्रिपल पॉइंट इज कॉल्ड 1 kg। थर्ड नंबर है सेकंड। सेकंड किसको कहते हैं? तो सीजियम एलिमेंट जो है उसका एटम अपने मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या होता है? वाइब्रेट करते रहता है। ठीक है, ऑसिलेट करते रहता है। तो और इसको हम लोग कहते हैं सीजियम एटॉमिक क्लॉक। सीजियम एटॉमिक क्लॉक, सीजियम एलिमेंट को ही कहते हैं। इसलिए क्लॉक कहते हैं क्योंकि इसके वाइब्रेशन से टाइम को, मतलब सेकंड को डिफाइन किया जा रहा है। तो उस एटम के इतना बार वाइब्रेट करने में 9 अरब 19 लाख 26,000 31 26 लाख 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार वाइब्रेट करने में, ऑसिलेट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 सेकंड कहते हैं।
केल्विन किसको कहा जाता है? व्हाट इज केल्विन? तो वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है, जिस टेम्परेचर पर वह तीनों फॉर्म में रहता है, उस ट्रिपल पॉइंट के थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर मतलब केल्विन में वह टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उसके इतने टाइम्स को 1/273.16 टाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं? 1 केल्विन कहते हैं। दैट इज 1/273.16 times the triple point of water. Thermodynamic temperature of triple point of water is called 1 Kelvin. फिफ्थ नंबर है एम्पियर। एम्पियर, व्हाट इज एम्पियर? जरा ध्यान दीजिएगा, दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल क्या बोलते हैं उसको? वायर, दो पैरेलल वायर है और इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। इनके बीच कितना डिस्टेंस है? 1 मीटर। ये बहुत पतले हैं, थीन वायर हैं, इन्फिनाइट लेंथ का है। इसमें जितना करंट फ्लो करने से इसके पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लंबाई है, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। उसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। करंट फ्लोइंग थ्रू 2 infinite long thin parallel conducting wire separated by 1 meter, which causes 2 × 10⁻⁻7 Newton force of attraction per meter length of wire is defined as 1 एम्पियर। तो उसको हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। अब हम लोग ब्लैक बॉडी के बारे में देखेंगे। ब्लैक बॉडी क्या होता है? वैसा बॉडी या वैसा सब्सटेंस जिस पर किसी भी रेडिएशन का, किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशन इंसिडेंट होने पर उसको क्या कर ले? ऑब्जर्व कर ले और कोई भी रेडिएशन उससे रिफ्लेक्ट न हो, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं। और ब्लैक बॉडी कम टेम्परेचर पर जितना ही अच्छा ऑब्जर्वर होता है रेडिएशन का, अधिक टेम्परेचर पर उतना ही अच्छा एमिटर भी होता है। इसके लिए आप देख सकते हैं एक टिन जो कि ब्राइट कलर का होता है, उस पर थोड़ा दूर काजल लगा देते हैं और उसको डाल देते हैं रेड हॉट आग में, फ्लेम में, और डाल देते हैं। तो डालने के बाद हम ये देखते हैं कि जितना दूर काला पोता गया है, काजल लगाया गया है, वो ज़्यादा चमकता है, और जहाँ काजल नहीं लगाया गया है वो कम चमकता है। कहने का मतलब यह है कि ब्लैक बॉडी इज गुड ऑब्जर्वर एट लो टेम्परेचर एंड इट इज गुड एमिटर एट हाई टेम्परेचर। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कैंडेला। कैंडेला क्या होता है? तो एक ब्लैक बॉडी जो प्लेटिनम के मेल्टिंग पॉइंट 2046 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर पर रखा गया है, उसके कितना एरिया से? 1/6 × 10⁵ मीटर स्क्वायर एरिया से पर सेकंड स्क्वायर जो रेडिएशन निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 कैंडेला कहते हैं। रेडिएशन एमिटेड पर पेंडिकुलरली, मतलब कैसे निकलना चाहिए? जैसे ये सरफेस है तो इससे परपेंडिकुलरली, और कितने एरिया से निकलना चाहिए? इतना एरिया से।
1/6 इंटू 10⁵ मीटर स्क्वायर एरिया से निकलना चाहिए। किससे निकलना चाहिए? तो ब्लैक बॉडी से। और उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो इतना होना चाहिए। और उसका प्रेशर कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वन कैंडिला, CANDEL। ठीक है। रेडिएशन emitted perpendicularly through 1/6 into 10⁵ meter square surface area of a black body situated at melting point of platinum, that is 2046 Kelvin, and pressure 101.326 Newton per meter square is called one candela। अब हम लोग देखेंगे कि ग्राम एटम क्या होता है। इफ atomic mass of an element is represented in gram, then it is called gram atom। That is, for example, atomic number of oxygen is 60, then 16 gram oxygen is equal to 1 gram atom of oxygen। mass number of chlorine is 35, then 35 gram chlorine is called 1 gram atom chlorine। ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है और 16 ग्राम ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहेंगे? 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन कहेंगे। ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है? एक मॉलिक्यूलर वेट of a compound is represented in gram, then it is called it is called 1 gram molecule। For example, molecular weight of H2O is 18 ग्राम। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन का एक होता है, 2 एटम है हाइड्रोजन का, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 और 2 18 ग्राम H2O को हम लोग क्या कहेंगे? 1 ग्राम मॉलिक्यूल H2O कहेंगे। इसी तरह से CO2 को देख लेते हैं। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 60 और 2 एटम है, तो 16 × 2 32 और 12 44 हो जाता है, तो 44 ग्राम CO2 इज इक्वल टू कितना? 1 ग्राम मॉलिक्यूल CO2। अब हम लोग देखते हैं कि मोल क्या होता है। मोल 1 ग्राम एटम में एटम्स का या 1 ग्राम मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होता है, जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। ठीक है। और यह जो नंबर है वो होता है 6.0225 इंटू 10⁻25। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम एटम एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 6.0225 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। और 1 ग्राम मॉलिक्यूल कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो 6.0225 इंटू 10⁻23। और इस नंबर को क्या कहा जाता है? एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि द कॉम्बिनेशन ऑफ 6.0225 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स इज कॉल्ड 1 मोल। लिखा हुआ होगा कहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ इतना एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स, एंड नहीं और होना चाहिए, और आयन्स इज कॉल्ड 1 मोल। ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पर लिख लेना चाहिए, यहाँ पर या आप लोग लिख लें यहाँ पर कहीं पर 6.1 एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू कितना होता है? एवोगाड्रो नंबर
इक्वल टू कितना होता है 6.0225 इंटू 10⁻23। इसको नोट कर लें, इसमें नहीं लिखा हुआ है। अब एक और हम लोग नोट देखते हैं प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल क्या होता है, इस फिगर को देख सकते हैं आप लोग। इस फिगर में ये फिगर है किसका, सर्किल। रेडियस है OB और आर्क है AB। एंगल बन रहा है सेंटर पर थीटा। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क बटा रेडियस, आर्क बाई रेडियस। कहने का मतलब यह हुआ कि प्लेन एंगल इज डिवाइडेड, प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ सर्किल, दैट इज angle theta is equal to arc by radius, that is in the given figure arc is AB and radius is OB, thus theta is equal to arc bata radius is equal to AB bata OB. AB is equal to L and OB is equal to R, thus theta will be L by R. अब हम लोग देखेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। अब सॉलिड एंगल देख लेते हैं क्या होता है। द रेशियो ऑफ ए गिवन सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय DO। मतलब कि स्फीयर है और स्फीयर के सरफेस पर DA एरिया दिया हुआ है, रेडियस है स्फीयर का स्मॉल r। तो ये दिया हुआ जो एरिया है DA और रेडियस का स्क्वायर R², दोनों का जो रेशियो है उसी को हम सॉलिड एंगल कहते हैं और इसे d ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब d ओमेगा इक्वल टू एरिया बाई रेडियस ऑफ का स्क्वायर इक्वल टू DA बटा R²। अब देख लेते हैं इसका यूनिट क्या होता है। ऐसे तो इसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, एरिया का मीटर स्क्वायर और रेडियस का मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो मीटर स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर 1। मतलब इसका यूनिट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका इंडिपेंडेंट यूनिट होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इसका यूनिट होता है। अब देख लेते हैं रेडियन क्या होता है। इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल, अगर सर्किल का जो आर्क है उसकी लंबाई रेडियस से इक्वल हो तो उस आर्क द्वारा सेंटर पर जो प्लेन एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर थीटा इक्वल टू आर्क बटा रेडियस होता है L बटा। अगर L इक्वल टू R हो तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू L और R कट जाएगा, तो दोनों इक्वल है तो इक्वल है तो कट जाएगा, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन आ जाएगा। मतलब इफ द आर्क इज इक्वल टू the radius in length, then angle subtended by this arc on the center of circle is called 1 radian. Now स्टेरेडियन, स्टेरेडियन क्या होता है, चूंकि अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर DA बटा R², DA बाई R² इक्वल टू D ओमेगा। अगर DA और R² इक्वल हो तो ये दोनों कट करके कितना आ जाएगा, 1 रेडियन आ जाएगा, 1 स्टेरेडियन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ द गिवन सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर DA इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस कितना हो जाएगा, R²। देन सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस एरिया, इस एरिया के द्वारा, अब अगर DA R² के इक्वल है तो इस DA द्वारा सेंटर पर जो सॉलिड एंगल बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 स्टेरेडियन। तो इस वीडियो में हम लोग बस यही डिफिनीशन तक रहेंगे, इसके आगे वाले वीडियो में आगे देखा जाएगा।